अब तक की 5 अहम खबरें। आरएसएस की वो कसम कि मुसलमानों का करेंगे आर्थिक बहिष्कार, जिसके बाद अब भाजपा वाले भी मुसलमानों से छीन रहे हैं वोट करने का अधिकार। आपको बता दें तो चंद दिन पहले छत्तीसगढ़ से भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिस वीडियो में दिख रहे लोग ये शपथ ले रहे थे कि वो गैर हिंदू, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन समुदाय आता है, इन लोगों से कोई भी कारोबार नहीं करेंगे और इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटका के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का एक बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि हमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। आपको बता दें तो ये वही ईश्वरप्पा हैं जो कि 40% कमीशन लेने के आरोपी हैं और जिन्हें चंद दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फोन कॉल कर कर्नाटक के चुनावों में भाजपा का साथ न छोड़ने का आग्रह किया गया था। इसी ईश्वरप्पा का बयान आया कि उन्हें किसी भी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, यानी कि कर्नाटक की सरकार बनाने में वो किसी तरह से भी मुस्लिम माइनॉरिटी आबादी की शामिलियत नहीं चाहते और उनके वोट देने के हक और अपनी मर्जी की सरकार बनाने के हक को उनसे छीन रहे हैं। ईश्वरप्पा के इस बयान को कांग्रेस पार्टी से एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर करते हुए लिखा, ये महाशय वही हैं जिन्हें मोदी जी ने फोन किया था और अब ये महोदय ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों को लेकर नफरत भरी पड़ी है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तेलंगाना की रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं, उनकी जात के नाम पर मिली है। असदुद्दीन ओवैसी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने तेलंगाना में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है तो वहां वो मुस्लिम रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है। वहीं अमित शाह के दिए गए इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है बीसीई के तहत, वो मुसलमानों में एक कास्ट है जिसे मिल रहा है, वो धर्म के नाम पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है, क्यों वो जो पसमानदा मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर बन रहे हैं, उसके खिलाफ है। उनका कहना है कि मुसलमानों को जो कास्ट है जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है वो पूरी तरह से जांच किए गए हैं कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, लेकिन आप लोग आखिर क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये भाजपा वालों की मुसलमानों के खिलाफ खुली नफरत है, इसलिए ना तो उनके पास कोई मुस्लिम एमपी है और ना ही कोई मुस्लिम मिनिस्टर। भाजपा वाले बस मुसलमानों को सियासत से गायब करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है बीसीई कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? अगर सत्यपाल मलिक सच पर चलने वाले थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से ना होने पर क्यों नहीं कुर्सी त्याग बैठे थे? अशोक गुप्ता। सत्यपाल मलिक के दिए गए बयानों पर आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए पार्टी लीडर अशोक गुप्ता का कहना है कि सत्यपाल मलिक ने यह कहा कि 300 करोड़ की रिश्वत के बारे में उन्हें किसी कमिश्नर ने बताया था, तो उस कमिश्नर का क्या नाम था वो भी बताया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री से पुलवामा हमले को लेकर कहा था, लेकिन अगर उनकी नहीं सुनी गई तो सत्यपाल मलिक ने उसी वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? अगर वो सच के रास्ते पर चलते हैं तो वो क्यों नहीं अपनी कुर्सी छोड़कर सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए? पर उसके बाद वो गोवा के गवर्नर बने, फिर असम के और फिर मेघालय के गवर्नर बनकर उन्होंने सारे आराम लिए, और वहीं जब उन्हें गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया तब उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का याद आ रहा है। इसके साथ ही अशोक गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से विनती करते हुए कहा कि जो भी 300 करोड़ रिश्वत के मामले में मुलव्विस हैं उन सभी अधिकारियों और लोगों की जांच होनी चाहिए और फिर उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब आप यहाँ राज्यपाल थे, आपको कहा कि ये जो घटना घटी है जिसमें 40 हमारे आर्मी के लोग मारे गए, आपने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात करी।
प्रधानमंत्री ने कहा शांत हो जाओ, ये आप कह रहे हैं। अरे भैया, तो फिर राज्यपाल की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी तुमने? तुम कहते हो मैं बड़ा ईमानदार हूँ। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बलेश धनखड़ ने भारत को किया शर्मसार। 5 कोरियन महिलाओं से सीरियल रेप में पाए गए दोषी करार। इसी मामले में विपक्ष ने आड़े हाथों ली भाजपा सरकार। एक तरफ जहां भारतीय मूल के लोग पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग देशों की न्यायपालिका, कार्यपालिका और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के बलेश धनखड़ ने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का एक प्रमुख सदस्य बलेश धनखड़ को सिडनी में 5 कोरियन महिलाओं को नशीले पदार्थ देकर उनके साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलेश पहले लड़कियों को नौकरी का झांसा देता था और फिर उसके बाद उन्हें अपने होटल में बुलाकर उन्हें नशीली दवा देकर उनके साथ बलात्कार करता था। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले के बाद बलेश धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी नेता बलेश धनखड़ कई लड़कियों के साथ रेप का दोषी पाया गया। ये सारे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गुंडे मवाली चौथी पास राजा के साथी ही क्यों निकलते हैं? दिल्ली शराब नीति में मनीष सिसोदिया के जुडिशियल कस्टडी के बाद आज सीबीआई ने पेश की चार्जशीट। दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में हैं, जिन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी लगातार कोर्ट की तरफ से आगे ही बढ़ाई जा रही थी। अभी भी मनीष सिसोदिया 1 मई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में है। इसी मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल था। इससे 5 महीने पहले भी सीबीआई ने इसी मामले में 10,000 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। इसी बीच मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आ रही थी। वहीं अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार मनीष सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी में दिमाग का शरीर से कंट्रोल घटता चला जाता है। फिलहाल वो अस्पताल में दाखिल हैं और अपोलो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।